Hello students, in this video we'll discuss chapter number 3, natural vegetation and wildlife. So student, I hope that you all know life exists only in a narrow zone called as biosphere. We have lithosphere, atmosphere and hydrosphere. A place where all three zone combine is called बायोस्फीयर. वो प्लेस जहाँ पर ये तीनों जोन कंबाइन होते हैं उस नैरो उस छोटे से जोन को क्या बोलते हैं बच्चा? बायोस्फीयर. और यहीं पर क्या एग्जिस्ट करती है बच्चा? लाइफ एग्जिस्ट करती है. ठीक है, ये वो लाइफ सपोर्टिंग जोन है जहाँ पर ही सिर्फ लाइफ एग्जिस्ट करती है. ठीक है बात, चले आगे. सो स्टूडेंट, लाइफ ऑन अर्थ एग्जिस्ट ओनली इन बायोस्फीयर. लाइफ कहाँ पर है बच्चा? अर्थ के ऊपर से बायोस्फीयर में है. विच कंप्राइजेज द लाइफ सपोर्टिंग जोन. जिसके अंदर क्या क्या कंप्राइज होता है, क्या क्या होता है बच्चा? लाइफ सपोर्टिंग जोन होता है विद इन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. जितनी भी लिविंग बीइंग है बच्चा, उन्हें एनर्जी चाहिए. किस फॉर्म में चाहिए बच्चा? फूड के फॉर्म में चाहिए. कैन वी सर्वाइव विदाउट फूड? नो, बिल्कुल नहीं. हम जब एक दिन फास्ट कर लेते हैं तभी हमें लगता है हे भगवान कैसे गया ये दिन. तो बच्चा, हम जब एक दिन 2 दिन फास्ट नहीं कर सकते हैं तो क्या हम बिना फूड के सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं. तो हर लिविंग बीइंग को एनर्जी चाहिए फॉर सर्वाइवल. लिविंग बीइंग्स गेट फूड फ्रॉम एनवायरनमेंट. और हमें फूड कहाँ से मिलता है बच्चा? हमारे एनवायरनमेंट से मिलता है. एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में जो भी फूड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उस एनवायरनमेंट में जो भी मटेरियल होंगे, उससे जो भी फूड प्रोड्यूस होगा वो पास होता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर एंड मटेरियल्स आर रिलीज्ड फॉर यूज ओवर एंड ओवर अगेन. अब स्टूडेंट यहाँ पर एक लाइन लिखी है, फूड प्रोड्यूस फ्रॉम मटेरियल्स फाउंड इन द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में जो फूड मटेरियल अवेलेबल है वो वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ट्रांसफ़र होता रहता है, पास होता रहता है. ठीक हुई बात. और जो मटेरियल्स हैं वो रिलीज होते रहते हैं ओवर एंड ओवर अगेन. और इसी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं? इको सिस्टम. जितने भी प्लांट्स और एनिमल हैं, हर इकोसिस्टम के वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं फॉर सर्वाइवल. द प्लांट्स एंड एनिमल ऑफ एवरी इकोसिस्टम डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट एंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल. एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं सर्वाइवल के लिए, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं, भले ही वो इकोसिस्टम कोई भी हो. अब बच्चा, हमें प्लांट्स क्या क्या देता है? प्लांट हमें फूड देता है, टिम्बर देता है, फायरवुड देता है. टिम्बर जिससे हम लॉग से बनता है टिम्बर, और टिम्बर से हम कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ कर सकते हैं, हाउस बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं. ठीक है. फायरवुड मतलब लकड़ियाँ जलाने के लिए. मेडिसिनल सब्सटेंस, कुछ दवाइयाँ भी हमें मिल जाती हैं फॉरेस्ट से. पल्प जिससे हम पेपर बनाते हैं. एंड अदर यूजफुल थिंग्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए प्लांट बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं. दे ऑल्सो बाइंड द सॉइल, और सॉइल को भी बाइंड करके रखते हैं जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता. एनिमल भी हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं जैसे मिल्क, मीट, हाइड, वूल, टस्क, हॉर्न्स. हॉर्न्स का मतलब होता है सींग. टस्क का मतलब होता है हाथी के ये जो निकले हुए दांत होते हैं उसको ही क्या बोलते हैं बेटा? टस्क. हाथी के जो निकले हुए दांत होंगे उसको ही क्या बोला जाएगा? टस्क. ठीक है. और सींग आपको पता ही है ना? सींग जो गाय के ऊपर होते हैं वो. हाइड मतलब स्किन. और मीट, मिल्क, ये सब हमें किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है. सम एनिमल्स आर यूज्ड इन फार्म ऑपरेशंस. कुछ एनिमल्स का हम फार्म ऑपरेशन में भी यूज़ करते हैं. एंड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. देखो, हॉर्स का यूज़ होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, याक का यूज़ होता है, कैमल का यूज़ अभी भी होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, और डोंकी का यूज़ करते हैं हम मटेरियल ट्रांसपोर्ट के लिए. करते हैं ना बच्चा? तो कुछ एनिमल्स को हम ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ कर लेते हैं. बिसाइड्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, besides both plant and animals help maintain the balance of different materials in the environment. environment में जो different materials हैं उसके balance को भी maintain करके रखते हैं plants and animal. Hence plants and animals are valuable resource. Both plants and animal are valuable resource for us. एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी होंगी?
कहाँ पर फूड अवेलेबल होगा, टेम्परेचर की रेंज क्या होगी, रेनफॉल का अमाउंट क्या होगा, ये लाइफ पैटर्न को डिसाइड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं किसके, प्लांट्स और एनिमल्स के। जैसे अगर हम पोलार बियर की बात करें तो क्या तुम्हें लगता है कि पोलार बियर मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में आकर रह सकता है? नहीं रह सकता है ना बच्चा, क्योंकि इसको फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए, है ना, आइस चाहिए। वो क्या हम एमपी या यूपी में प्रोवाइड करा पाएंगे? इसको नहीं करा पाएंगे बच्चा। तो टेम्परेचर की रेंज कैसी है, रेनफॉल कितनी होती है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है प्लांट और एनिमल का लाइफ। प्लांट और एनिमल रिस्पॉन्ड करते हैं बच्चा चेंजिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि जब वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है तब कुछ प्लांट, बर्ड और एनिमल डोरमेंट हो जाते हैं, ठीक है, या इनएक्टिव हो जाते हैं। बर्ड, एनिमल क्या हो जाते हैं? डोरमेंट या इनएक्टिव स्टेट में आ जाते हैं। जो माइग्रेटरी बर्ड होते हैं, एनिमल होते हैं, वो स्पेंड करते हैं विंटर्स इन वार्मर प्लेस, माइग्रेट करके कहीं और चले जाते हैं जिससे कि उनको वो हार्श विंटर को वो अवॉइड कर पाएँ। डेसिडियस ट्रीज रिड्यूस ट्रांसपीरेशन इन ड्राई सीजन। जब बहुत ज़्यादा ड्राई सीजन आ जाता है तो जितना भी डेसिडियस ट्री होते हैं वो अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, पत्तियां पूरी गिरा देते हैं, वो ऐसे ब्राउन ब्राउन अकेले अकेले खड़े होते हैं, सारी पत्तियों को शेड कर देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि लीव्स होंगी तो लीव से होगा ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है? लीव्स के द्वारा कुछ पानी एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। तो अब ये पेड़ बोल रहा है भाई अभी तो वैसा ही सूखा है, पानी की वैसे ही कमी है, और ये पत्तियां रहेंगी तो ये ट्रांसपीरेशन करती रहेंगी, हमारी रूट से पानी ले लेके एनवायरनमेंट को देती रहेंगी, तो इससे बेटर है कि हम सारी लीव्स को ही शेड कर दें, और वो लीव्स शेड कर देते हैं। All surviving plants and animals have developed means to deal with seasonal और mild variation। मतलब जितने भी plants हैं, animal हैं, वो इतने तो developed हैं बच्चा कि वो seasonal और mild variation में environmental condition में अपने आप को adjust कर पाएँ। मतलब जितने भी प्लांट्स और एनिमल हैं उसने उन्होंने कुछ ना कुछ मीन्स को डेवलप कर लिया है कि वो इस सिचुएशन से डील कर पाए, भले वो सीजनल वेरिएशन हो, एक्सट्रीम हो, माइल्ड हो, वो एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ आपस में ढूंढ ही लेते हैं। हाउएवर ऑल ऑफ देम मे नॉट बी एबल टू अडॉप्ट, पर सबकी सब चेंज को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। टू सर्व एंड लास्टिंग चेंजेस, कुछ अडॉप्ट कर पाते हैं बच्चा, पर कुछ अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं इन चेंजेस को। और इसी वजह से कुछ जो हमारी स्पीशीज़ थी वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, क्योंकि वो चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ में अपने आप को चेंज नहीं कर पाए और एक टाइम के बाद ख़त्म हो गई। Plants or trees growing naturally in an area without human interference comprises the natural vegetation of that area। Natural vegetation किसको बोलते हैं बच्चा? अगर पूछा जाए 1 मार्क में क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल वेजिटेशन, तो आप क्या लिखेंगे? प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रोइंग नेचुरली इन एन एरिया विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। वो प्लांट्स, वो ट्रीज, वो ट्रीज जो ग्रो कर गए हैं नेचुरली किसी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ ह्यूमन का इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं था। ह्यूमन ने वहाँ पर ना ही तो कोई सीड ग्रो किया था, ना ही तो वो इरिगेशन कर रहा था वहाँ पर, ना ही तो पेड़ों को पानी दे रहा था, कुछ भी वो नहीं कर रहा था। और ऐसी जगह में अगर कोई पेड़ आ जाता है, कोई ट्री आ जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा? नेचुरल वेजिटेशन। फिर से एक बार बोल रही हूँ डेफिनेशन, फिर से सुनना। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल वेजिटेशन? तो आप लोग क्या बोलेंगे? द प्लांट एंड ट्रीज ग्रोइंग नेचुरली इन एन एरिया विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस कंप्राइजेस नेचुरल वेजिटेशन ऑफ दैट एरिया। नेचुरल वेजिटेशन बेसिकली 2 फैक्टर्स से डिसाइड होता है। एक होता है बच्चा टेम्परेचर और दूसरा होता है रेनफॉल। टेम्परेचर और रेनफॉल पे ही प्लांट और ट्रीज का जो सर्वाइवल है वो डिपेंड करता है, या किस पर्टिकुलर एरिया में कैसा नेचुरल वेजिटेशन होगा ये डिसाइड करने वाले 2 फैक्टर हैं, एक है टेम्परेचर और दूसरा है रेनफॉल। अब बच्चा जो टाइप होगा वेजिटेशन का वो बेसिकली डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ रेनफॉल। जैसे कि ट्रीज ग्रो बेस्ट इन रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होगी वहाँ बहुत सारे ट्री ग्रो कर जाएंगे, पर फॉरेस्ट वहाँ पर थोड़े से कम होंगे जहाँ पर रेनफॉल कम होगी। ठीक हुई बात? वहाँ पर जहाँ पर बहुत सारी बारिश होगी, हाई रेनफॉल होगी, वहाँ पर ट्री की ग्रोथ बेस्ट होगी। हैंस फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेट रीजन, और वेट रीजन में बहुत सारे फॉरेस्ट मिलेंगे, पर जैसे जैसे रेनफॉल डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे ट्री बिकम शॉर्टर इन हाइट एंड फ्यूअर इन नंबर। ट्रीज की हाइट कम होती जाएगी और उनका नंबर भी कम होता जाएगा।
जहाँ बारिश ज़्यादा वहाँ पर हाइटेड और डेंसली पॉपुलेटेड फॉरेस्ट होते हैं ना, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ ट्रीज़ की, डेंस फॉरेस्ट होते हैं। पर भाई जहाँ पर रेनफॉल कम होगी, जहाँ जैसे जैसे रेनफॉल कम होती जाएगी, जो ट्रीज़ होंगे उनकी हाइट भी कम होगी और उनका नंबर भी कम हो जाएगा। Thus, the trees found in grasslands, which receives moderate to low rainfall, are widely spaced and stunted in height. बच्चा तो टेम्परेट ग्रासलैंड में जो ट्री मिलेंगे आपको, जहाँ पर मॉडरेट से लो रेनफॉल या तो कम होती है या तो बिल्कुल मॉडरेट रेनफॉल होती है, वैसे ग्रासलैंड में आपको जो ट्रीज़ मिलेंगे वो वाइडली स्पेस्ड होंगे, बहुत दूर दूरी पे मिलेंगे और स्टंटेड बौने भी होंगे, छोटी हाइट के होंगे। अब अगर डेजर्ट की बात करूँ तो डेजर्ट तो बहुत ही ज़्यादा ड्राई है ना, फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रीज़, वहाँ तो ट्रीज़ की ग्रोथ बहुत मुश्किल है। वाइल हॉट डेजर्ट्स कैन सपोर्ट थॉर्नी बुशेस एंड शर्ब्स, कोल्ड डेजर्ट सपोर्ट ओनली प्लांट्स लाइक मॉसेस एंड लिंचेस। कोल्ड डेजर्ट में आपको मॉसेस लिचन्स मिलेंगे और हॉट डेजर्ट में आपको बुशेस और शर्ब्स मिल जाएंगी। ठीक, कोई बात। अब अच्छा एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोइंग सीजन, एक्सप्लेन द टर्म ग्रोइंग सीजन। तो ध्यान से सुने, क्या होता है ग्रोइंग सीजन? हमारे पूरे ईयर का वो पार्ट जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाएं, किसके लिए? सीड के जर्मिनेशन के लिए, बीज से पौधा उग जाए, जब ऐसी सिचुएशंस कंडीशन एनवायरनमेंट की इस तरीके से बन जाए, पूरे साल भर में ये एक बार ही होता है कि जब सारी सिचुएशन ऐसी होंगी कि सीड प्रॉपरली जर्मिनेट कर पाएगा, उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी और प्लांट ग्रो कर जाएगा, इसी को हम बोलते हैं ग्रोइंग सीजन। फिर से सुनना, द पार्ट ऑफ द ईयर ड्यूरिंग विच कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ग्रोइंग सीजन। द लेंथ ऑफ ग्रोइंग सीजन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब ग्रोइंग सीजन कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। एज प्लांट ग्रोथ टेक प्लेस ओनली विद इन अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि प्लांट की जो ग्रोथ है बच्चा एक सर्टेन रेंज में ही हो सकती है। ठीक है, एक रेंज के बाद या एक रेंज मतलब एक रेंज से ऊपर जाने या कम होने से टेम्परेचर प्लांट्स की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो भी प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, बहुत कम टेम्परेचर होगा तो भी प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। यूजुअली जो ग्रोइंग सीजन होता है वो बहुत शॉर्टर होता है, विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटर से जितना ज़्यादा दूरी पर आप जाओगे आपका ग्रोइंग सीजन कम 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 और कम मिलता जाएगा। फिर से देखो ये रहा हमारा इक्वेटर। अब इक्वेटर से जितना आप दूर जाते जाओगे उतना आपका जो ग्रोइंग सीजन है वो क्या होता जाएगा? शॉर्टर। और जितना ज़्यादा आप इक्वेटर के पास रहोगे आपका ग्रोइंग सीजन, भाई साल भर ही ग्रो कर रहे हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी तो इक्वेटर पे मिलते हैं हमें इक्वाटोरियल फॉरेस्ट रीजन, जिसी को हम बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं बच्चा? एवरग्रीन फॉरेस्ट। आई बात समझ में? नाउ स्टूडेंट, बायोम की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स और एनिमल हैं जो साथ में रहते हैं सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशंस में, वो क्या बनाते हैं बच्चा? बायोम। ठीक हुई बात। डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट एनिमल जब एक साथ एक ही एनवायरमेंटल कंडीशन में रहते हैं तो उसे ही हम बोलते हैं बच्चा बायोम। वो क्या बनाते हैं? मिलके एक बायोम बनाते हैं। बायोम के अंदर क्या क्या आ जाएगा बच्चा? ऑल द इकोसिस्टम विद इन द गिवन जोग्राफिकल एरिया। एक पर्टिकुलर गिवन जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, एक इकोसिस्टम का बायोम के अंदर आ जाएगा इकोसिस्टम के अंदर का पूरा जोग्राफिकल एरिया। बायोम आर फाउंड ऑन लैंड, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज इन वाटर, एक्वेटिक। एक्वेटिक बायोम भी होता है और टेरेस्ट्रियल बायोम भी होता है। जो एक्वेटिक बायोम होगा बच्चा वो पानी के अंदर होगा और जो टेरेस्ट्रियल बायोम होगा वो ज़मीन के ऊपर होगा। तो डिफरेंट टाइप के जब प्लांट और एनिमल एक साथ मिलके सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन में रहते हैं तो उसे हम बोलते हैं बच्चा बायोम, कि उन लोगों ने एक बायोम बना लिया है। बायोम के अंदर पूरा के पूरा इकोसिस्टम एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया का आ जाएगा। बायोम टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है और एक्वेटिक भी हो सकता है।
हो नहीं सकता है, होता ही है। एक्वेटिक बायोम भी होता है और टेरेस्ट्रियल बायोम भी होता है। एक्वेटिक बायोम मतलब पानी के अंदर, टेरेस्ट्रियल ऑन लैंड। कोई बात। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। जितने भी नेचुरल वेजिटेशन है बच्चा, वो डिफरेंट डिफरेंट जोन उनका अलग अलग है, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन कुछ एक पर्टिकुलर जोन में मिलेंगे तो कुछ दूसरे जोन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो नेचुरल वेजिटेशन जोन है वर्ल्ड का, कॉन्साइड विथ टेरेस्ट्रियल बायोम। किसके साथ कॉन्साइड करता है? टेरेस्ट्रियल बायोम के साथ। ये जो बायोम होते हैं ये कंसाइड करते हैं रफली विथ ब्रॉड क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन हैं जिनके साथ कंसाइड करते हैं हमारे बायोम। बायोम डू नॉट हैव शार्पली डिफाइंड बाउंड्रीज। बायोम की कोई शार्पली डिफाइंड बाउंड्रीज तो नहीं होती कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान की बना दी या इंडिया और चाइना की हमने बाउंड्री बना दी। बच्चा, कुछ एनिमल यहाँ पर मिलेंगे तो यहाँ पर भी मिल सकते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ मिल जाएंगे पर यहाँ नहीं मिलेंगे, तो इनकी कोई रिफाइंड क्लियर कट बाउंड्रीज नहीं होती है। They merge with each other. Figure 3.3 shows the general distribution. जो फिगर 3.3 है वो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन हमें बायोम का दिखाता है। तो हम लोग क्या क्या देखेंगे? वेस्टर्न मार्जिन, इंटीरियर और ईस्टर्न मार्जिन, ठीक है। अब हम सब पोलर रीजन के बात करें तो सब पोलर रीजन में जो वेस्टर्न मार्जिन है वहाँ पर टुंड्रा वेजिटेशन होगा, इंटीरियर में भी टुंड्रा है और ईस्टर्न मार्जिन में भी टुंड्रा ही है। तो भाई चलो, सब पोलर सबसे इजी है, आपको कुछ लर्न नहीं करना। बियॉन्ड 65 लैटिट्यूड, 65 लैटिट्यूड के ऊपर ये रहा 0 से 1 2 3 4 5, यहाँ जाओगे 65, 65 से ऊपर जितना भी आपको रीजन मिलेगा उस रीजन में, भले वो वेस्टर्न मार्जिन हो, इंटीरियर हो, ईस्टर्न मार्जिन हो, हर जगह क्या ही मिलेगा? टुंड्रा वेजिटेशन, टुंड्रा टुंड्रा एंड टुंड्रा। फिर कूल टेम्परेचर की अगर हम बात करें जो 45 से 65 के बीच में, 65 लैटिट्यूड के बीच में होगा, वहाँ पर ईस्टर्न मार्जिन में आपको मिलेंगे, ईस्टर्न नहीं वेस्टर्न मार्जिन में, वेस्टर्न मार्जिन में आपको मिलेंगे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, इंटीरियर में मिलेगा एवरग्रीन कॉनिफोरस फॉरेस्ट और ईस्टर्न मार्जिन में मिलेंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तीनों जगह अलग अलग, ठीक है। वेस्टर्न मार्जिन में टेम्परेट डेसिडियस मिल रहे हैं, ईस्टर्न मार्जिन में टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल रहे हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर दोज फॉरेस्ट विच रिमेन्स ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। इट मीन्स they have different type of plants. If one type of plant or tree is shading the leaves, then another is having the leaf. That is why it looks evergreen. Okay, but if we talk about deciduous, same type of trees are there. They are shading their leaves at particular time of the year. It means all the trees are having tree at particular time, and all the trees are not having leaves at particular time. So on western margin we have temperate deciduous forest, and eastern margin we have temperate evergreen forest. डेसिडियस जो एक टाइम में सारी पत्तियां अपनी शेड कर देते हैं, झड़ जाती हैं, और एवरग्रीन में पत्तियां अगर 2 ट्री की झड़ भी गई हैं तो तीसरे चौथे और पांचवें में पत्तियां रहती हैं, जिस वजह से वो हमेशा ग्रीन दिखाई देता है। और इंटीरियर में मिलेगा आपको टैगा फॉरेस्ट, इट मीन्स एवरग्रीन कॉनिफोरस फॉरेस्ट। फिर वार्म टेम्परेचर की बात करें अगर हम 30 से 45 डिग्री, तो यहाँ पर जो आपका वेस्टर्न मार्जिन है वहाँ पर आपको मेडिटेरेनियन मिलेगा। उसके बाद इंटीरियर में टेम्परेट ग्रासलैंड या डेजर्ट मिल जाएंगे और ईस्टर्न मार्जिन पे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट मिल जाएंगे। अब बात करेंगे हम ट्रॉपिकल 10 to 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में। वेस्टर्न मार्जिन पे आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल डेजर्ट, इंटीरियर में मिलेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और ईस्टर्न मार्जिन पे मिलेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस मॉनसून फॉरेस्ट, ठीक है। ये भी तीनों अलग हैं। 10 से 30 डिग्री अगर लैटिट्यूड की हम बात करें तो जितने भी ईस्टर्न मार्जिन है, वेस्टर्न मार्जिन है, वहाँ पर ट्रॉपिकल डेजर्ट मिलेंगे, ईस्टर्न मार्जिन में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे और इंटीरियर में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलेंगे। अब हम बात करेंगे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की 0 to 10 डिग्री, तो यहाँ पर हर जगह रेन फॉरेस्ट ही मिलेगा। 0 to 10 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में आपको हर जगह रेन फॉरेस्ट ही मिलेंगे, जिसे हम इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रीजन, इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर ये 2 लाइनें छोड़ दी थी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ कंप्राइजेज एनिमल्स, बर्ड, फिशेस, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। वाइल्ड लाइफ के अंदर क्या क्या आता है बच्चा? एनिमल्स आएंगे, बर्ड्स आ जाएंगी, फिश आ जाएंगी, इंसेक्ट्स आएंगे। दे आर नॉट डोमेस्टिकेटेड। इन सबको हम सबको क्या डोमेस्टिकेट कर सकते हैं?
दैट आर नॉट डोमेस्टिकेटेड, जिनको कि आप डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते। एवरी बायोम हैज़ इट्स। अच्छा, पहली बात तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ में वाइल्ड लाइफ क्या है, एनिमल, बर्ड, फिशेज, इंसेक्ट, ये सब वाइल्ड लाइफ है। दैट आर नॉट डोमेस्टिकेटेड, इन सबको हम डोमेस्टिकेट भी नहीं कर सकते। एवरी बायोम हैज़ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, हर बायोम के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। वाइल्ड लाइफ ऑल थ्रू द स्पीशीज़ में वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब वाइल्ड लाइफ भी बचा उनकी स्पीशीज़ में कौन कौन से एनिमल कहाँ पर होंगे, कौन से कहाँ पर नहीं होंगे, ये भी डिपेंड करेगा रीजन टू रीजन। अब अगर हम एनिमल्स की बात करें, कहाँ की, टुंड्रा की, आर अडॉप्टेड टू एक्सट्रीम कोल्ड। टुंड्रा रीजन में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो वहाँ जितने भी एनिमल्स होंगे वो अपने आप को अडॉप्ट कर चुके होंगे उस ठंड को सहने के लिए। द लार्जर वन लाइक पोलार बियर हैव थिक कोट ऑफ फर। पोलार बियर आपने देखा है ना कितना सुंदर दिखता है, उसके ऊपर पूरा थिक कोटिंग होती है किसकी, फर की, एक मोटी लेयर होती है फर की। जैसे सील है उसकी बहुत ज़्यादा थिक लेयर होती है उसके ऊपर फैट की, बिलो द स्किन, स्किन के नीचे फैट की एक बहुत मोटी लेयर होती है जो सील को हेल्प करती है उस एक्सट्रीम टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए। मेनी स्मॉल मैमल्स लाइक लैमिंग्स burrow into insulating snow to conserve body heat। बच्चा जो लैमिंग्स होते हैं वो बरोज बना लेते हैं बर्फ़ के अंदर, ठीक है, और जिससे कि वो अपनी जो बॉडी की जो हीट है उसको कंजर्व कर सकें। लाइक ल्यूमिंग्स बरो इनटू इंसुलेटिंग स्नो टू कंजर्व बॉडी हीट को कंजर्व करने के लिए वो बरो बना लेते हैं स्नो के अंदर। मोस्ट एनिमल ऑफ द टैगा ऑल्सो हैव फरी कोट। बहुत सारे एनिमल हैं टैगा के जिनके ऊपर फरी कोट होता है। टेम्परेट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होम होते हैं बच्चा वाइल्ड वैरायटी ऑफ एनिमल्स का, वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स का, वाइल्ड नहीं, वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स का होम होते हैं आपके टेम्परेट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। जैसे कि वहाँ पर बर्ड भी मिलेंगे, मंकी मिलेंगे, ऐप मिल जाएंगे आपको, लार्ज कैट, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, सब कुछ मिलेगा आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। जो स्पीशीज़ हैं वो वेरी करेंगी प्लेस टू प्लेस। फॉर इंस्टांस जगुआर, लेपर्ड एंड टाइगर्स ऑल आर लार्ज कैट। अगर आप जगुआर की बात करो, लेपर्ड की बात करो, टाइगर, तो ये क्या है बच्चा, लार्ज कैट है। वाइल द जगुआर इज फाउंड इन अमेरिका। जगुआर कहाँ मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा। लेपर्ड इज फाउंड इन अफ्रीका एंड एशिया एंड टाइगर इज फाउंड इन एशिया। देखो लार्ज कैट की अगर हम बात करें तो लार्ज कैट में जगुआर भी आएंगे, लापर्ड भी आएंगे, टाइगर भी आएंगे। अब लापर्ड मिलेगा आपको कहाँ पर मिल जाएगा बच्चा, अफ्रीका में भी मिलता है, एशिया में भी मिलता है। जगुआर आपको सिर्फ अमेरिका में मिलेगा और टाइगर आपको एशिया में मिलेगा। तो प्लेस टू प्लेस वेरी करेगी आपकी स्पीशीज़। कई बार पता है मैं इस स्पीशीज़ को पढ़ते पढ़ते स्पाइसेस पढ़ देती हूँ, तो ध्यान रखना बच्चा, वो मसाले वाला नहीं है, ये प्रजातियों वाला है, स्पीशीज़ वाला है। हाँ, ग्रीनलैंड्स ग्रीनलैंड देखो फिर गलत पढ़ दिया। ग्रासलैंड्स आर इनहेबिटेड मोस्टली बाय ग्रेजिंग एनिमल्स। अब ग्रासलैंड्स पे, ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान, ग्रास का मतलब क्या होता है, घास, तो जो घास के मैदान है बच्चा, जो ग्रासलैंड है वहाँ पर मोस्टली ग्रेजिंग एनिमल ही रहेंगे। जैसे काऊ है, शिप है, आपका बफेलोज हैं, पिग है, जितने भी ग्रेजिंग एनिमल है यही मिलेंगे आपको ग्रासलैंड्स में, और उनके प्रीडेटर्स मिलेंगे। Small burrowing animals like rabbit, marmots and field mice are also common। अच्छा देखो कुछ तो grazing animals मिलेंगे जैसे goat, sheep, cow, buffalo, dogs, पर कुछ small burrowing animal भी मिल जाएंगे, burrowing animal जैसे कि rabbit, marmots और field mice। ठीक कोई बात। As in case of forest, the species vary widely from place to place। forest की अगर हम बात करें तो जो स्पीशीज़ होंगी वो वेरी करेंगे प्लेस टू प्लेस। दस वाइल लॉयंस, चीता, लेपर्ड एक्सेट्रा हंट एनिमल्स लाइक एंटीलोप, जिराफ, जेब्राज इन अफ्रीकन सवाना। अफ्रीकन सवाना की बात करें तो यहाँ पर जिराफ, जेब्रा, एंटीलोप इनको हंट करते हैं लॉयन, चीता एंड लेपर्ड। कोयटोस हंट प्रे लाइक रैबिट इन नॉर्थ अमेरिकन प्रेरीज। नॉर्थ अमेरिकन प्रेरीज में रैबिट्स को हंट करते हैं कोयटोस। एक मिनट पहले मुझे कोयटो, हाँ तो बच्चा ये कोयटो नहीं है, कोएटीज़ है। क्या है, कोएटीज़। और ये कोएटीज़ क्या है बच्चा, वाइल्ड डॉग्स। ठीक है बात। तो कोएटीज़ ध्यान रखना, मैंने पहले इसको कोयटोस पढ़ा था, कोयटोस नहीं, ये कोएटीज़ है।
ये रैबिट्स को मारकर खा जाते हैं। और कोइटीज क्या है बच्चा, वाइल्ड डॉग्स ही हैं, ठीक है, जो कहाँ मिलेंगे आपको, नॉर्थ अमेरिकन प्रेरीज में मिलेंगे। ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट डेजर्ट्स आर होम टू वेरियस स्पीशीज ऑफ रोडेंट्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट। बहुत सारे रोडेंट्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट डेजर्ट में। बहुत सारे एनिमल स्पेशली इन ट्रॉपिकल डेजर्ट सर्वाइव द डे टाइम हीट बाय हाइडिंग अवे इन बरोज। अच्छा, दिन में जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी बरोज में घुस जाते हैं और दिन की गर्मी को अवॉइड करते हैं। कैमल्स ने अपने आप को अडॉप्ट किया है बहुत अच्छे तरीके से। वो सहारा डेजर्ट में भी मिल जाएगा, थार डेजर्ट में भी मिल जाएगा, एशिया में जितने भी डेजर्ट है, ईरानियन डेजर्ट है, अरेबियन डेजर्ट है, वहाँ पर भी ये अपने आप को प्रॉपर्ली अडॉप्ट करके रखे हुए हैं। कौन, कैमल। नाउ कंजर्वेशन ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नाउ व्हाट इज द नीड टू कंजर्व, क्यों हमें इनको कंजर्व करना है। संरक्षण, कंजर्वेशन का मतलब होता है बच्चा संरक्षण। संरक्षण मतलब बचा के रखना। तो क्या ज़रूरत है हमें बचा के रखने की, इतने सारे जंगल हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, पर बच्चा ज़रूरत है। हमारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं हैव कॉज्ड एन अलार्म डिप्लीशन ऑफ अर्थ नेचुरल वेजिटेशन। हम जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हो, भले वो कॉलोनी डेवलप कर रहे हो, फैक्ट्रीज़ बना रहे हो, इंडस्ट्रीज़ बना रहे हो, माइनिंग कर रहे हैं, क्वेरिंग कर रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं हमारे अर्थ के जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको हार्म कर रहे हैं, उसको डिप्लीट कर रहे हैं। डिप्लीशन का मतलब होता है कम कर रहे हैं। बहुत सारे एरियाज़ में जो ओरिजिनल वेजिटेशन था वो कम्प्लीटली रिमूव्ड हो गया है टू मेक रूम फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स, क्रॉप फील्ड्स एंड सो ऑन। आपको घर बनाना है तो आप जंगल काट रहे हो, आपको बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ बनानी है तो जंगल काट रहे हो, खेती करना है, फार्मिंग करना है तो जंगल काट रहे हो, फैक्ट्रीज़ बनाना है तो जंगल काट रहे हो। इट मीन्स आप अपनी नीड्स के लिए बहुत सारे ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन को ख़त्म कर चुके हो। डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट। जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अगर पेड़ों को बहुत मैसिव स्केल पे अगर आप कट करोगे बच्चा, तो ऑब्वियसली बात है नेचुरल हैबिटेट भी ख़त्म हो जाएगा। अभी ये ट्रीज़ थे, इन ट्रीज़ के ऊपर बच्चा क्रो, बर्ड्स, मंकी, लीमर, ये सारे रहते थे। आपने इस ट्री को ही कट कर दिया तो उनके नेचुरल हैबिटेट को अल्टीमेटली आपने ख़त्म कर दिया। बहुत सारे वाइल्ड क्रीचर्स थे जिनके लिए आज सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है बिकॉज यू आर डूइंग or we are doing forest deforestation. Deforestation also causes serious environmental problem. Deforestation की serious environmental problems भी हो रही हैं which may in the long run threaten the survival of all living creature including men. बच्चा ये जो हम जितना मैसिव स्केल पे हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, इसका थ्रेट एक ना एक दिन हमें भी झेलना पड़ेगा। हमारा जीवन भी अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाना है, ठीक है। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन. We'll start from over the year and next video.